गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिव्य बिहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के सभी विषयों का एग्ज़ाम हो गया है, आप लोग की परीक्षा बहुत ही अच्छी गई है और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो और ये जो सरकार ने आप लोगों को 50 की जगह पर 100 ऑब्जेक्टिव दिए उसका फ़ायदा भी आप सभी को मिले। हालांकि आप लोग का सोशल साइंस का परीक्षा जो है वह रद्द हो गई है। ये एक दुखद घटना आप लोगों के लिए है, काफ़ी मेहनत आप लोगों ने कर रखा था, लेकिन खैर ये तो जो होनी है वो होकर ही रहता है, उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। फिर भी निराश न हो और अपनी तैयारी को और बेहतर करें ताकि जो मौका हम चूक गए थे पिछले एग्ज़ाम में उसको और बेहतर कर सके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए गणित का जो आंसर शीट था वो यूट्यूब पर सिर्फ आंसर शीट हमने डाल दिया था, बट वो शायद दिख नहीं पा रहा है, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन को ही आप लोग के सामने रख करके और उसका आंसर जो है वह बताया जाए। तो आज हम हिंदी का आंसर शीट लेकर के आए हैं हिंदी क्वेश्चन के साथ। आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2021 मातृभाषा हिंदी, जिसमें कि 36 पेज है। आप देख सकते हैं ये 2021 लिखा हुआ है, एनुअल हिंदी, ठीक है, मदर टंग। तो इस तरह से अब हम चलेंगे दूसरे तरफ और देखेंगे। ये पहला ही प्रश्न है हमारा, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आम शब्द का सही पर्यायवाची होगा रसाल। जो भी बच्ची है बनाई है ये बढ़िया है, सही बनाई है। और दूसरा प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा आपको ए वाला, अनाधिकार। अनाधिकार का मतलब होता है बिना अधिकार की। तीसरा शब्द है, आमरण शब्द में उपसर्ग क्या लगा है। तो आमरण शब्द में उपसर्ग लगा है आ, क्योंकि मरण एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मर जाना और आमरण का मतलब होता है मरते दम तक। तो मरण शब्द में ये आप देख रहे हैं आ उपसर्ग लगा है, ये आपका आंसर होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 नंबर में जो है सो कहता है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन आप जान रहे कि 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है और जिसमें मुख्य पात्र हैं इसमें सेन साहब, उन्हीं का बेटा होता है खोखा जिसको वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सही आंसर इसका होगा सेन साहब। छठा क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो आप लोगों ने पढ़ा है भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से आपका ये है। और मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने ही इस भारतीय नीति ग्रंथ का प्रतिपादन, ये अनुवाद जो है, हिंदी अनुवाद जो है वह हिंदी में जो था ये इसको उन्होंने जर्मनी भाषा में करवाया ताकि वहाँ के लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। अगला है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। तो ये आपको है भारत से हम क्या सीखे, उसी चैप्टर से है और ये मानव विज्ञान से इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, गौर देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ये आपके पठित पाठ्य पुस्तक से ही है, गोधूली से। ये आपका चैप्टर आपको हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी से ये लिया गया है। स्वाध्याय सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ऐसे देखिए, सूर्य सिद्धांत जो है वह तो आर्यभट्टियम साहब ने दिया था और ऐसे इनसे पहले भी बरामिहिर जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन ये आपके पाठ्य पुस्तक से है और इसका मैं आपको चूँकि कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसका भी बता दूंगा। उसके बाद है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसा कि कोई बच्चा बनाया है, ये सही ही बनाया है।
नेवारी भाषा जिसको हम लोग नेपाली भाषा भी कहते हैं, और नेपाली भाषा जो है उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी जो भाषा है हिंदी, इसकी भी लिपि है देवनागरी लिपि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा आपको अशोक वाजपेयी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहादुर को लेकर के लेखक के जो साला थे वो आए थे, क्योंकि उनके बहन को लेखक के जो साला थे उनकी बहन यानी लेखक की पत्नी को ये नौकर की बहुत आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, और उसी उन्नाव जिला के ऊंच गांव सानी में उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से थे, या पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे इनका जन्म तो डुमराव के बिहार के बक्सर जिला के डुमराव में हुआ था, लेकिन इनका सारा कुछ जो है सो संबंध लखनऊ घराने से रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ घराना। उसके बाद है, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो ये आपको जो है हो जाएगा और नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, और प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो ये शहनाई बिरजू महाराज का संबंध जो है वह तबला से, संतूर से, बांसुरी से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। निश्चय का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द अनिश्चय होगा। उसके बाद है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वास्तव माने रियल, उसमें जब हम एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वास्तविक होता है, लेकिन ये गलत होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घिकार है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। एक यहाँ भी है और एक डी में भी है, दोनों में ही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वास्तविक में लिखा हुआ है वास्तविक में हर्ष ई का प्रयोग किया गया है और यहाँ दीर्घ ई है, इसीलिए हर्ष ई वाला इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रुचि शब्द का विशेषण होगा रुचिकर। और उसके बाद अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला शब्द है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा महाशया। भानुमती का पिटारा, इस मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, यानी इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22वां, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा और राम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक देख रहे हैं आप लोग, यहाँ है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो आप लोग जानते हैं निर्मला के बारे में। निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी और बच्ची का जवाब भी सही है। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो ये आपको गुरु नानक जी का है, इसका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत ही आसान प्रश्न देख रहे हैं। 26वां नंबर प्रश्न इस बच्चे का सही भी है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। गुरु नानक पंजाबी के अलावे
और किस भाषा की कविताएं लिखी हैं, तो ये हिंदी जानते थे। ऐसे सिंधी भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे, ठीक है। इसके अलावे ये हिंदी भी जानते थे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 28 में है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रसखान जो थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो कृष्ण के बारे में, रसखान, रस का वो भंडार थे, और कृष्ण जो कि हिंदू धर्म के आराध्य देव रहे हैं, उनके प्रेम के बारे में, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इस तरह से ये इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इनको कहा गया है कि ये जो थे वो संप्रदाय मुक्त कवि थे, ठीक है, रसखान। उसके बाद है कि रसखान का रचना काल क्या था। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जिस समय कवि रसखान हुआ करते थे उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन हुआ करता था। उसके बाद है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में भी जो तरंगे उठती है, इस चित्रण किसका है। तो आप लोग को पता होगा कि इसमें घनानंद, जो कि जिनकी प्रेमिका सुजान जो है वह, उसकी शादी अलग हो जाती है और ये उनको छोड़ देती है, और ये पुनः वृंदावन चले जाते हैं और फिर वहाँ पर ये कवि बन जाते हैं। सुजान सागर किसकी रचना है, अगला पॉइंट है। तो 30 से ही 31 नंबर जुड़ा है। सुजान सागर, उनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, घनानंद का, और सही जवाब इसका होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है। तो ये भी आपको उसी से जुड़ा हुआ है, और देख सकते हैं घनानंद इसका सही जवाब होगा। ये भी उसी चैप्टर से है, घनानंद से। काफ़ी प्रश्न आए हैं घनानंद के इन कविताओं से। आगे है कि प्रेम घन किस युग के कवि रहे हैं। तो ये भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनपद, उसको देख रहे हैं, जीर्ण जनपद, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। जीर्ण जनपद किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद की। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है, मतलब ये कहाँ से ली गई है। तो 35 का डी हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इजी प्रश्न है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। खेत शब्द कौन सा शब्द है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से खेत शब्द देशज शब्द है। सत्य के लिए 38वां नंबर क्वेश्चन, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है। अनेक शब्दों के एक शब्द से, तो सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह इसका सही जवाब होगा। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंचमी विभक्ति आपादान कारक, क्योंकि छत से जब कोई गिर रहा है तो वहाँ पर दोनों वस्तुओं के बीच संबंध विच्छेद हो रहा है। इस संबंध विच्छेद इसीलिए यहाँ पर ये आपादान कारक होगा। और अगला प्रश्न है 40 नंबर, ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अब जैसा कि जानते हैं कि ग का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ होता है। आप ग बोल करके देखें, आपको कंठ की आवाज आएगी। क्वेश्चन नंबर 41 आपको पूछा गया है, तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो बहुत ही आसान है ये, तुम क्या खा रहे हो। स्पष्ट है वाक्य से कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद है चोर शब्द का 42वां नंबर क्वेश्चन है,
चोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो चोर शब्द का विलोम साधु होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न आप लोग से पूछा है। उसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? अब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कोई न कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। अब चलते हैं आगे 44 नंबर प्रश्न में। ये आपको व्याकरण से पूछा गया है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गम। सम में म हलंत होगा और ये बच्ची जो भी है वो सही बनाई है। सम जोड़ गम बराबर है संगम। ये आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक खुद में ही प्लूरल है। अगर यहाँ अनेकों रहता तो वो गलत हो जाता। अब है मगम्मा क्या बेचती है? ये आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, वर्णिका से, जिसमें दही वाली मगम्मा एक कहानी है कर्नाटक की। उसमें वो दही बेचा करती थी। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर कहानी है। इसको आप लोग जरूर पढ़े होंगे और आप लोग का सही भी हुआ होगा सब लोगों का। अब है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? ये दही वाली मगम्मा ये कर्नाटक में अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आपको पता है कि दही वाली मगम्मा कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक की एक महिला की कहानी है और आपको पता है कि कर्नाटक की जो राजभाषा है वो कन्नड़ है और इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 49 है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके 3 बेटे होते हैं, लेकिन 3 बेटे को एक माँ पाल लेती है, लेकिन तीनों बेटा मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाता और उसकी भांज लगा दी जाती है। बहुत ही रोचक, बहुत ही मार्मिक, दिल को स्पर्श करने वाली, हृदय को स्पर्श करने वाली ये कहानी है। आपकी वर्णिका पुस्तक से ली गई है। सावर दैया इसका सही जवाब है और ये बच्ची जो भी है सही लगाई है। क्वेश्चन नंबर 50 लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? और इसी के साथ हम 51 नंबर क्वेश्चन को भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा। तो ये आपका 51 नंबर बता देते हैं। शेष जो 49 बचेंगे हम उसको पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे। ये आपका पार्ट 1 है और इसी के जस्ट साथ ही साथ पार्ट 2 भी आपको जस्ट आपको मिलेगा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो जाहिर सी बात है पोते के लिए ले जा रही थी, क्योंकि उसका अपने बहू से झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी और वो अलग रह रही थी। लेकिन फिर भी पोता तो पोता होता है और दादी का प्यार पोता के लिए बेशुमार होता है। अलग होने के बावजूद भी दही वाली मगम्मा अपने पोतों के लिए मिठाई लेकर जाया करती थी। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो इस तरह में बनाया होगा वो आप लोग अपना सही उत्तर जो है सो नोट कर लेंगे, अपना मिलान कर लेंगे। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे जो आप लोगों का समाज शास्त्र का जो क्वेश्चन लिखा है वो आप लोगों की परीक्षा पूर्व से और बेहतर जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। हम फिर लेकर के आएंगे इसका पार्ट 2 जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद, जो कि लगातार आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर भी मिलेंगे। फेसबुक लाइव फेसबुक हमारा है दिव्य बिहार के नाम से, वहाँ पर भी जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सही आंसर जो है वह मिला पाए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमने यूट्यूब पर देखा है कि लोगों ने गलत दिया है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा देर लेकर के आए हैं लेकिन दुरुस्त लेकर के आए हैं। तो देखते रहिए दिव्य बिहार का यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप सभी का नमस्कार।